तो भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे बताया गया कि 1000 वर्षों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी इस चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के सब्सक्राइब होने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और अच्छे से आगे से काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट आपके हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। जो भी आप लोगों को लगता है वो ही लिखिए। कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहते हैं, कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी कहाँ के थे? ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, अल इदरीसी। और ये कौन थे? भूगोलवेत्ता थे। यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि जो अल इदरीसी थे वो किस शताब्दी के भूगोलवेत्ता हो रहे हैं, तो वो भी याद हो जाना चाहिए कि 12वीं शताब्दी के। और इन्होंने पहला जो नक्शा था वो कब बनाया था, ठीक है। तो जो अल इदरीसी थे वो अरब के, कहाँ के? अरब के एक भूगोलवेत्ता थे, अरब के भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने जो नक्शा बनाया था 1154 में, उसमें जो हम लोग आज का उत्तर भारत देखते हैं, यानी कि अल इदरीसी द्वारा 1154 में जो नक्शा बनाया गया था उसमें जो दक्षिण भारत की जगह है आज के नक्शे में वो कहाँ दिखता है? उत्तर भारत दिखता है, ठीक है। और उस समय जो उन्होंने नक्शा बनाया था उसमें जो श्रीलंका का द्वीप है वो ऊपर की तरफ नज़र आता है, क्योंकि एक अरबी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जितने भी उसमें नाम मेंशन किए हैं अपने मानचित्र में, नक्शे में, वो सब अरबी भाषा में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है गिलॉम द लिस्ले। क्वेश्चन नंबर 2, गिलॉम द लिस्ले एटलस नोवो कहाँ के मानचित्रकार हैं? ये जो गिलॉम द लिस्ले है वो नाम है किसका? एक मानचित्रकार का। आपसे पूछा गया कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। और इनका जो एटलस था वो नोवो के नाम से था। तो इसका आंसर है ये फ्रांस के रहने वाले थे। और 1720 में भी लगभग पहला जो 1154 में नक्शा बनाया गया था उसके लगभग 600 साल बाद, ठीक है, लगभग 600 साल बाद इन्होंने ये नक्शा तैयार किया था। और इस नक्शे की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? नक्शे की खासियत ये थी कि उस समय जो उन्होंने नक्शा बनाया था उसमें तटीय इलाकों का विवरण जो है वो इतना सटीक दिया था कि उस समय के जो भी व्यापारी थे, जो भी समुद्र यात्रा करते थे, वो लोग इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार, आप लोगों ने अभिलेख पढ़े हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अभिलेख तो सबके दिमाग में चलता ही रहता होगा। तो अभिलेख, ये वर्ड क्या है? अभिलेखागार। ये पूछा जा सकता है, वो 5 टर्म्स बनाते हैं ना, उस हिसाब से वो पूछ सकते हैं। अभिलेखागार क्या है? जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता है। दस्तावेज और पांडुलिपियों को सुरक्षित किया जाता है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई राज्य, कोई देश, कोई सरकारी जो संगठन होते हैं वो अपने पुराने दस्तावेज़ों को, पांडुलिपियों को, यानी ऐतिहासिक चीज़ों को, ठीक है, और इन सब चीज़ों को जहाँ पे बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है उसको कहा जाता है अभिलेखागार। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। जितने भी राष्ट्रीय और राज्य सरकार हैं इनके अपने अभिलेखागार होते हैं। ये अपने जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो भी कागज़ है, वो इन अभिलेखागारों में रखते हैं। अब आते हैं मिनिएचर। मिनिएचर क्या है? ये एक लघु चित्र है। मिनिएचर से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मिनिएचर क्या है? एक लघु चित्र है और इसका नाप कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 इंटू 10.1 cm, ये इसका नाप है। और इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है कि मिनिएचर किससे संबंधित है, मैच करने के लिए भी आ सकता है। तो आपको लघु चित्र याद रखना है ना। यानी कि कुल मिला जुला के जो मिनिएचर वर्ड है वो लघु चित्र के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये मिनी मतलब स्मॉल, छोटा, ठीक है। अब आते हैं लिपि। हमने बहुत सारी लिपियों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे बात की गई है नस्तलिक और सिवस्त, 2 लिपियाँ हैं, नस्तलिक और सिवस्त। ये किस भाषा की लिपि है, ठीक है। नस्तलिक और सिवस्त किस भाषा की लिपि है? तो ये अरबी और फारसी भाषा की लिपियाँ हैं। उसके बाद प्रश्न है एक मिनहाजे सिराज। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए सॉरी। मिनहाजे
सिराज ये बुक है, और इस बुक के थ्रू ही हमें भारत के नाम के क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, भारत के नाम को कैसे रखा गया, कहाँ से क्या हुआ, तो सबसे पहला जो हमको जानकारी मिलती है इसी बुक से मिलती है। तो यहाँ बताया गया कि मिन्हाज सिराज में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द जिसको हम आजकल जो है भारत के लिए भी हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया जाता है, बट जिस समय ये यूज़ किया गया था, देखिए मैंने आपको पहले बताया हज़ारों वर्षों में जो क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसके बात की जा रही है। यानी कि जिस समय आज हम हिंदुस्तान वर्ड को भारत के सेंस में यूज़ करते हैं, बट दैट टाइम जिस टाइम ये यूज़ किया गया था, जिस समय ये मिन्हाज सिराज में वर्ड यूज़ किया गया था, उस समय ये भारत को रिलेट नहीं करता था। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न बनता है कि मिन्हाज सिराज में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो जिस समय मिन्हाज सिराज लिखी गई थी उस समय ये यूज़ किया गया था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए। किसके लिए? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के कुछ इलाकों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और यही ये चैप्टर बात कर रहा है कि जो चीज़ उस समय हुई थी वो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ इस समय तक चली आ रही है। यानी परिवर्तनों का साल ये रहा है जो हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब आते हैं शब्द विदेशी पे। विदेशी आजकल हम लोग भी जब भी ये शब्द हमारे दिमाग में आता है तब क्या होता है कि कोई फॉरेनर है ना, कोई फॉरेनर है और ये उसको हम विदेशी कहते हैं। लेकिन जिस समय ये यूज़ होता था उस समय विदेशी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता था। उस समय विदेशी का मतलब जो दूसरे समाज के लोग रहते थे उन और दूसरी जगह पे आते थे, उन लोगों को भी विदेशी शब्द के लिए यूज़ कर दिया जाता था। और विदेशी का हिंदी शब्द क्या होता है? परदेसी। और फ़ारसी शब्द होता है अजनबी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि विदेशी को फ़ारसी में क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाएगा? अजनबी। क्लियर है? चलिए, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में और संशोधित 2 वर्ष बाद लिखा है। देखिए, ये हैं इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी किस काल में जाने जाते रहे हैं। तो वो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो उन्होंने पहले 1356 में लिखी थी। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ संशोधन किए और उसको कितने वर्ष बाद लिखा? उसके 2 वर्ष बाद लिखा। तो कितने इतिहासकारों को या कितने जो हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, चाहे कुछ लोग हैं, उनके पास जो पुरानी चीज़ें हैं उनके कोई साक्ष्य ही नहीं बचे हैं अभी तक। ऐसा भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 700 और 1750। देखिए, ये जो सन दिया है आपको 700 और 1750, ये जो चैप्टर है ये इसी एरा के बीच में की बात कर रहा है। यानी कि 700 से 1750 के बीच की ही ये बात कर रहा है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इस एरा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो जैसे सिंचाई में रहट का इस्तेमाल होने लगा, कताई में चरखों का इस्तेमाल होने लगा, युद्ध में बड़े बड़े अलग तरीके के अग्नियास्त्र बनने लगे, बारूद वाले हथियार बनने लगे, है ना। आलू, मिर्च, मक्का, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी? ये सारी चीज़ें अपने आप से विकसित होने लगी। यानी 700 से 1750 का जो ईस्वी का समय था वो विकास का समय था, परिवर्तन का समय था। पहले सिंचाई में रहट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन इन सालों के बीच में सिंचाई के साधन में बदलाव आ गए और रहट का इस्तेमाल होने लगा। जो कताई होती है, जो धागों की कताई करी जाती है जिससे फिर कपड़ा बनाई जाती है, उसमें चरखों का इस्तेमाल होने लगा, है ना। युद्ध में पहले क्या चलता था? तीर, धनुष, है ना, पत्थरों के हथियार। तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते क्या होने लगे? बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। आलू, मिर्च, पहले खेती में कहाँ आलू? पहले तो हम लोग जौ, गेहूँ, धान, यही सब हम लोग ने शुरू में खेती में सीखा था, लेकिन धीरे धीरे आलू, मिर्च, मक्का, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या होने लगे? परिवर्तन हुए। देखिए, ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें दूसरे समाज से लाई गई हैं। यानी कि जब भी हम कोई विकास करते हैं और दूसरी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आलू है, मिर्च है, मक्का है, ये चाय, ये कॉफ़ी, ये सब क्या थी? ये हमारे पास एक नई सोच थी। यानी कि जब नए सोच के लोगों का हम लोगों के साथ मिलन हुआ तो हमारे पास नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, नई नई चीज़ों का हमने यूज़ करना सीखा। ठीक है, तो जो 700 से 1750 का एरा था वो
एक्चुअल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल माना जाता रहा है। तो ये प्रश्न फैक्चुअल बन के भी आ सकते हैं कि 700 से 1750 के जो टाइम था उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सिंचाई में रहट का परिवर्तन हुआ, दूसरा था कताई में चरखे, युद्ध में। तो ये सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और उसमें से आपको सही एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं करके इस तरह की जो फैक्ट्स बने हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है राजपूत। राजपूत ये अपने आप को क्या करते थे, राजा का पुत्र समझते थे, है ना। जो राजपूत होते थे वो लोग क्षत्रिय होते थे। कौन होते थे, क्षत्रिय, राजा, सामंत वर्ग प्लस सैनिक। ठीक है, ये जितने भी लोग होते थे ये कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। और जो ये विकास का समय चला था उस समय राजपूत वंश जो है वो बहुत अग्रसर होके सामने आया। उसके बाद है कवि और चारण। ये बहुत अच्छी लाइन है, कवि और चारण। इन लोगों का बस यही काम होता था कि ये लोग क्या करते थे, राजपूतों का गुणगान करते थे। जो राजा लोग होंगे वो अपने यहाँ किसी कवि को रखेंगे, जैसे नवरत्नों के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो उसी तरह जो राजा लोग रहते थे वो लोग कवि को, पुरोहित लोगों को, इन लोगों को अपने पास रखा करते थे। तो उसी तरह कवि और चारण। चारण अब पूछा जा सकता है कि चारण लोग क्या करते थे। तो चारण लोग का क्या काम था, वो लोग राजपूतों का गुणगान करते थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसके जो जो इसमें फैक्ट बताए गए हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।